अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मेडिकल फ्रॉड मैं अरसे से चीख रहा हूँ इसके ऊपर, और अब काफ़ी इस पे इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सनस हैं वो भी बोल रहे हैं। देखें, ये मेडिकल फ्रॉड है ना, ये जो वैक्सीनेशन से मतलब हमें इसको समझने में आसानी हुई, ये नया नहीं है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, वो बेड़ा गर्क कर रही हैं दुनिया के लोगों की हेल्थ का, और इसका बड़ा डीप रूटेड वो है असर। अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखेंगे ना तो छोटे लेवल पे तो हर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, गरीब मुल्कों में हर गली के कोने पे एक डॉक्टर डिस्पेंसरी खोल के बैठा है, और वो भी फ्रॉड करता है, बड़े डॉक्टर भी फ्रॉड करते हैं, हॉस्पिटल्स भी करती हैं, और ये सब के पीछे माफिया है फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अब छोटे लेवल पर नीचे डॉक्टर क्या करता है, मैं नाम लेके दूंगा कि हमारे कराची में एक हमारे डॉक्टर हैं जो कि हमारे रिश्तेदार भी हैं, डॉक्टर कारा करके, ठीक है। अब होता यह था कि उसने एक छोटा सा दवाखाना खोल लिया था। अब वो दवाइयाँ उसकी चल पड़ी, क्योंकि छोटा डॉक्टर जो होता है वो आपको हैवी डोज और ये और वो। और मामूली मिसाल ले लें कि जब मैं मेयर बन के कराची गया ना, तो मेरी फैमिली ऑलरेडी कराची पहुंच गई थी। तो मेरा छोटा बेटा उस वक्त मेरा ख्याल है 2 साल का था, वो बीमार हो गया। तो मैं जब पहुंचा तो मेरी वाइफ ने कहा कि वो उसको हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं। तो मैं झटका खा गया। मैंने कहा यूरोप में तो एंटीबायोटिक देने के लिए साला महीना महीना इंतज़ार कराते हैं, और बच्चों को तो वो आम एंटीबायोटिक देते भी नहीं है। तो मैं गया डॉक्टर के पास और उसको बोला, तो वो हमारा रिश्तेदारी था, तो उसने कहा नहीं, पाकिस्तान में इसी तरह होता है, देखें फ़ौरन इसका रिज़ल्ट आ जाता है, ये वो। अब मैंने देखा ये कि उसका छोटा दवाखाना फिर उसने थोड़ा पोश इलाके में ले लिया, जहाँ पे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ज़्यादा थी, बड़ा दवाखाना कर लिया, और साथ में एक दुकान मेडिकल स्टोर की खोल ली। अब ये वही दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करता था जो इसके मेडिकल स्टोर में होती थी, और सेल्स रेप आते थे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, वो इसको उस पर किकबैक देते थे कि तुम ये वाली दवाइयाँ दोगे ना तो उस पर तुम्हें इतना % मिलेगा। तो वो उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे, जैसे एक मिसाल है 20% डिस्काउंट पे वो दवाइयाँ देता था, और वो वही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता था जिसके ऊपर इसको किकबैक मिलती थी, और हिदायत करता था कि बराबर में जो मेडिकल स्टोर है उससे लीजिएगा। ये तकरीबन आम गरीबी इलाके के डॉक्टरों का हाल है, और ऐसी ऐसी दवाइयाँ देंगे आपको को पता ही नहीं चलता। यही हाल बड़े डॉक्टरों का है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है, इंडिया का मुझे इतना नहीं पता, कि वहाँ पे अब नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं होती। एक प्रेग्नेंट औरत है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। 90% से ज़्यादा केसेस में सिजेरियन होता है। कहते हैं नहीं, मुमकिन ही नहीं है। अब यहाँ पे एक मिसाल है कि मेरी बेटी जब पैदा हुई बेल्जियम में, तो वो 5-6 दिन ऊपर हो गए थे, वो नहीं हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि कोई ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो बेल्जियम था। वो डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से ही होगा, और हुआ। दूसरा मेरा बेटा पैदा हुआ एम्स्टर्डम में, तो वो भी नॉर्मल तरीके से हुआ। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई, लेकिन उसने, डॉक्टर ने आखिर तक सिजेरियन का अलाउ नहीं किया। अब जब मैं मेयर बन के गया कराची, और मेरा तीसरा बेटा कराची में पैदा हुआ, सिजेरियन से हुआ। तो ये डॉक्टरों का, हॉस्पिटलों का ये आलम है। ज़रा इसको आपको डिटेल में ये समझाएंगे आपको। डेनमार्क के एक प्रोफेसर हैं, सुनने लायक है, वो अंदर की पोल पट्टियाँ सारी खोल रहे। ज़रा सुनिए तो मैं आता हूँ। My name is Peter Gertje. I'm a director of the Nordic Cochrane Center in Copenhagen and professor of research design and analysis at the University of Copenhagen.
2 years ago, I found out that our prescription drugs are the third leading cause of death after heart disease and cancer. Our drugs kill around 200,000 people in America every year, and half of these people die while they do what their doctors told them. So they die because of the side effects. The other half die because of errors. And it's often the doctors that make the errors, because any drug may come with 20, 30, or 40 warnings, contraindications, precautions, and so on. No doctor in the world knows about all this. So they give patients drugs that they should not have given them, that interact dangerously with other drugs or food items or so on. And then the patients die. That's the other half. So the other thing I found out 2 years ago was that much of what the drug industry does fulfills the criteria for organized crime in US law. And they behave in many ways like the mafia does. They corrupt everyone they can corrupt. They have bought every type of person, even including ministers of health in some countries. So there is a huge amount of corruption. In my country, for example, Denmark, we are regarded as having very little corruption. But yet we have thousands of doctors on industry payroll, although we are just 20,000 doctors. So this is an effective kind of corruption. The drug industry buys the professors first, then chiefs of department, then other chief physicians and so on. They don't buy junior doctors. So when several thousands are on industry payroll, it's really, really bad. And that's why I wrote my book, Deadly Medicines and Organized Crime, How Big Pharma Has Corrupted Healthcare. I hope to convince patients not to take so many drugs, because so many die from the drugs they take. In my country, people take so many drugs that every single citizen can be in treatment with 1.5 drugs from they are born till they die. This is incredible. And drugs are not that helpful. And they kill very many of us. We know that. That's why drugs are the third major killer after heart disease and cancer. So what we need in the coming years is to take far fewer drugs than what we do currently. If we did that and we were careful, then we could live longer and live better lives. Because drugs have many side effects, and patients often don't realize that when they become worse, that it could be a side effect of the drug, which they continue taking because that's what their doctors tell them. So when I was a specialist in internal medicine, what I very often did was that I stopped a lot of drugs, particularly in elderly people, and it's quite revealing to see a bedridden elderly person come into your ward, and when you stop the drugs, I mean, that person becomes many years younger. And many of these drugs affect the brain, and old people tolerate that very, very badly. They fall, and when they break a hip, 1/4 of them die. And for example, antidepressant drugs are used in more than 10% of our elderly. And they seem to kill 3% of them every year. I mean, if 100 old people take an antidepressant for 1 year, 3% of them will die because they fall and break their hip. This is a huge death rate. So a lot of other drugs than antidepressants also make people fall and kill them. And they may affect your cognition, your memory, and all these things. And then they interact in ways that we know almost nothing about. Very many elderly, they take more than 5 drugs a day. And we actually don't know how these drugs interact with each other. What we do know is that all drugs have many effects in the body, and some of them interact also in their metabolism, so that you can get a too high concentration of a drug if you take other drugs simultaneously. So we make a lot of harms that we don't even recognize.
I have a pretty colorful collection of things people have called me during all these years. And sometimes journalists have asked me, why do you always look up controversy? And my reply is, I don't. Controversy looks me up. Because it's not popular to tell the truth in healthcare. You will get a lot of enemies. Because a lot of people make money on false premises. Doctors and industry alike. And our drug regulators and our politicians, they are on board on this wagon. So very few people are independent of money in healthcare. And of course. तो अजीज दोस्तों, आपने देखा कि ये किस लेवल पे इसका फ्रॉड होता है, और ये मेडिकल फ्रॉड इतना बदतरीन है कि यह आम आदमी की ज़िंदगी से खिलवाड़ है और इस तरह हमें दवाइयों का मोहताज कर दिया है। मैं मिसाल लूँगा, सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल है जो फाइज़र, ये डूब गई थी। ये तकरीबन बैंकरप्ट होने वाली थी लेट 80s अर्ली 90s में। इसने बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट किया था सेक्स की दवाई के ऊपर कि किस तरह एक आदमी को तकलीफ है अगर सेक्स में, तो वो उसको वो करने के लिए, और फिर उसमें वो कामयाब हुआ और वो आई वियाग्रा। और जब वियाग्रा आई तो 25-30 यूरो की एक गोली उस वक्त रखी थी। वो गोली जो 1-2 यूरो की इसको बनती थी, वो पूरी दुनिया में छा गया और फाइजर के तो शेयर्स हो गए आसमान पे और जबरदस्त कंपनी हो गई। यही चीज इसने वैक्सीन में की, मॉडर्ना ये वो। अब भारत की वैक्सीन को देखें तो भारत की वैक्सीन आम आदमी की सहूलत के लिए बनाई गई, उसको पेटेंट नहीं किया गया, और वो गवर्नमेंट उसको वो करती थी, डोनेशन में पूरी दुनिया में दिया, पब्लिक को फ्री में लगाया, ये सब चीज़ें हुई, बहुत सस्ते दाम में लगाई। यहाँ पे भी ज़्यादातर गवर्नमेंट्स का एक वैक्सीनेशन था, लेकिन गवर्नमेंट को वो महंगी कीमत में मिली, क्योंकि किकबैक्स, आप ये समझते हैं कि अगर यूरोप में या अमेरिका में करप्शन नहीं है, ज़बरदस्त करप्शन है। इतनी करप्शन है कि आप सोच नहीं सकते, और इतने फ्रॉड होते हैं बड़े बड़े लेवल पे, बिलियंस ऑफ डॉलर के फ्रॉड होते हैं। छोटे लेवल पे आपको सड़क के किनारे पे पुलिस वाला 10 रुपये में लेके या 50 रुपया 100 रुपया लेके आपको छोड़ देगा सिग्नल तोड़ने पे, ये वो। ये इंडिया पाकिस्तान में होता है, इधर नहीं होता। लेकिन बड़े लेवल पे करप्शन बहुत है इधर, और ख़ास तौर पे ये मेडिकल करप्शन। अभी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो में आपको बताया था, एक ब्रिटिश MP है, उसने पता नहीं कितने, मुझे सही से फिगर्स याद नहीं, लेकिन कोई 50 मिलियन पाउंड किकबैक ली थी। किट जो कोविड के हवाले से जो किट थी, मास्क और किट पूरी, और वो टेस्ट किट होती थी, फिर सैनिटाइजर्स, ये वो एक कंपनी को ठेका दिया। 200 मिलियन पाउंड का था, मुझे सही से फिगर याद नहीं, 200 मिलियन पाउंड का था। उस कंपनी ने 42 मिलियन में वो ठेका पूरा कर लिया। उसको 150 मिलियन पाउंड से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ, 50 मिलियन इसने उस MP को किकबैक दे दी। ये गवर्नमेंट लेवल पे फ्रॉड और करप्शन का आलम है, और यही चीज़ वैक्सीनेशन के हवाले से यहाँ पे हुई कि गवर्नमेंट ने ठेके देने होते हैं। चल भाई, फाइजर और मॉडर्ना को इन्होंने अप्रूव कर दिया, इंडिया की सस्ती वाली हमें नहीं चाहिए, उसमें हमें किकबैक नहीं मिल रही, चल भाई छोड़, इंडिया की नहीं, चाइना की नहीं, फलां की नहीं, मॉडर्ना फाइजर अप्रूव कर दी, अब यही लगेंगी। अब माल कौन बना रहा है? फाइजर और मॉडर्ना। ये मेडिकल फ्रॉड दबा के हो रहा है, और इस पे फाइजर को खास तौर पे अमेरिका में बहुत बड़ा जुर्माना भी हुआ है। सुनिए जरा ये ABC न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट इस हवाले से। Meanwhile, major news today about the world's largest drug maker, Pfizer. The company agreed to pay $2.3 billion. That is the largest fine in history, and agreed to plead guilty to charges it illegally marketed some of its products, one in particular, for unapproved uses. Here's Lisa Stark.
Bextra was approved by the FDA to treat pain from arthritis, but the drug giant Pfizer had other ideas, pumping up its bottom line by pitching doctors to prescribe the drug for things it was never approved for, called off-label marketing. When off-label marketing like this occurs, patients' health and lives are put at risk, and those who cause that risk must be held accountable. Bextra became a blockbuster, bringing in $1.2 billion a year, as sales reps assured doctors it could be used not just for arthritis, but for any acute pain. The main whistleblower, a former company sales rep, said in a statement, "At Pfizer, I was expected to increase profits at all costs, even when sales meant endangering lives. I couldn't do that." In exchange for hearing company sales pitches, doctors were paid up to $1,500 to attend meetings and were treated to conferences at lush resorts, given airfare, hotels, meals, even massages. Their job was to help Pfizer figure out how best to promote Bextra for the off-label indications. And it turned out, even when used correctly, Bextra was dangerous, linked to possible heart attacks and strokes, and pulled off the market. Although it's a record punishment, Pfizer has plenty of company. In the last 8 years, drug manufacturers have paid over $11 billion in penalties for everything from off-label promotions to overcharging Medicare for drugs. There's so much money to be made in selling pills to the American public and advertising and selling the latest, newest product that people get crazy and they cut corners and they cheat and they get caught sometimes. And Pfizer will now be required to reveal every penny it spends pitching doctors. Some believe that should be required of all drug companies. Charlie? Lisa Stark. तो अजीज दोस्तों, मेडिकल के हवाले से फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वही बात अगेन कि पूरी दुनिया में जो फैसले होते हैं ये 3-4 बड़े कॉरपोरेट सेक्टर करते हैं। कौन है ये? फार्मास्यूटिकल, हथियार बनाने वाली, जिसमें एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स, टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं, छोटे हथियार, बंदूक, ये वो, इसके लिए जंगें करवाएंगे, टेररिज्म करवाएंगे, एनर्जी रिसोर्सेज, गैस, पेट्रोल, ये वो। इस पे आप अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी थी जिस पे जो बाइडेन भी चीख पड़ा था, हालांकि ऐसा सब मिला हुआ ये कि एनर्जी प्राइसेस आम आदमी के लिए कयामत से ऊपर बढ़ गई हैं, लेकिन जो एनर्जी कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट 100 बिलियन डॉलर हो रहे हैं, बढ़ गए हैं प्रॉफिट। तो होना तो ये चाहिए कि उनका प्रॉफिट कम होता और आम आदमी को तकलीफ ना होती, लेकिन उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो एनर्जी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, अब फूड ग्रेन पे भी बहुत ज़्यादा इसमें हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशन है अजीज़ दोस्तों मेडिकल फ्रॉड के हवाले से। मैं एंड पे आपके लिए एक और 1.5 मिनट की वीडियो शेयर कर रहा हूँ। उसमें एक डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि सुबह उठते वक्त किस तरह उठना चाहिए। ये एक ज़रूरी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हमारी सेहत के हवाले से बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं अपनी सेहत के हवाले से काफ़ी स्ट्रेस में हूँ, काफ़ी मसले में हूँ। आज भी मेरी डॉक्टर से बात हुई, मुझे एक सर्जरी का भी कहा है उन्होंने। मैं गया था 2 दिन पहले एक स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए, तो उसने मुझे सर्जरी का कहा है। अब वो मुझे लेटर भेजेंगे, वो हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट, उसमें 6 वीक का बेड रेस्ट बताया है। और अब ओल्ड एज है, फिर हमने बड़ी बेहतियाती से बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ आज तक गुजार रहे हैं। छोटे छोटे मसले पे हमारे घर में स्ट्रेस बहुत रहती है। तो मतलब कोई फैमिली वो नहीं है। मैं इस हवाले से सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ कि बीवी, बच्चे, फैमिली में कभी हमारा कोई छोटे मामूली सी उस पर भी कभी कोई मसला नहीं होता। हमारा मेन मसला वही फाइनेंशियली रहता है कि तो और उसमें फिर ये सेहत के हवाले से चीज़ें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में एहतियात करने से हम बड़े मसलों से निकल सकते हैं। किसी का घर का कमाने वाला कुछ छोटी बेएहतियाती से गुज़र जाता है तो उस घर की क्या हालत होती है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो ज़रा इस एक छोटी सी 1.5 मिनट की वीडियो है जिसमें वो आपको एहतियात बताते हैं कि किस तरह आपको सुबह उठ के उठना है और क्या छोटी मोटी चीज़ें करनी है जिससे कि आप एक बड़े ख़तरे से दूर हो जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग
जय हिंद। Watch out when you get out of bed in the morning. The reason I'm saying this is because as a spine surgeon, I know that many patients come to me because they get out of bed the wrong way or too suddenly when they wake up in the morning. So I'm going to show you how is the right way to take care of your lower back so that you don't injure it when you're waking up first thing in the morning. Just remember that when you wake up in the morning, your body is cold and your muscles are stiff, and that's the time that your back is most susceptible and likely to get injured. It's always better to have prevention over cure. So when you wake up in the morning, when you open your eyes, remember to first stretch yourself out when you're lying in bed. And if you're lying on your back, turn first to your side. Gently get your feet off the edge of the bed so that you use your feet as a counterweight to get your body up to sit straight on the bed using your hand for support. This is the best way to ensure that you do not injure your back when you get out of bed first thing in the morning.